डिजिटल युग ने हम सब के लिए अविश्वसनीय सुविधा ला दी है। इसने साइबर अपराधियों के एक नए वर्ग को भी जन्म दिया है, जो निर्दोष लोगों को धोखा देने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। हाल के दिनों में सामने आने वाले सबसे खतरनाक और चिंताजनक घोटालों में से एक डिजिटल अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और किस तरह का जाल है? अगर आप भी इस शब्द को लेकर सोच में पड़ जाते हैं, तो यहाँ हम आपको समझाएंगे कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट में विक्टिम के साथ क्या होता है, इसमें कैसे अरेस्ट किया जाता है, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड एक प्रकार की धोखाधड़ी है। इसमें अपराधियों द्वारा ये दावा किया जाता है कि व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कानूनी उल्लंघन हुआ है और उसे गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। अपराधी जमानत के लिए कहकर आपके साथ स्कैम करना शुरू करते हैं। अपराधी वीडियो कॉल के द्वारा ये सब करते हैं। अपराधी विक्टिम को वीडियो कॉल से हटने नहीं देता है और ना ही किसी से कांटेक्ट करने देते हैं। इसमें विक्टिम को उसके घर में ही अरेस्ट कर दिया जाता है और आपको घर में ही कैद करके रखते हैं। ऐसे में अपराधी वीडियो कॉल के दौरान अपना बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं। इसे देखकर विक्टिम डर जाता है और डर के वजह से उसकी बातों में आ जाते हैं। विक्टिम को ये कहकर डराया जाता है कि उसके आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किसी गैरकानूनी काम के लिए हुआ है। ये सब होने के बाद आपको डराने धमकाने का गेम शुरू होता है। ऐसे मामलों में अक्सर अपराधी फर्जी वेबसाइट, ईमेल, फोन कॉल्स या टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से व्यक्ति को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, ताकि वे तत्काल पैसे भेज दें या कुछ व्यक्तिगत जानकारी साझा कर दें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है। आपके साथ ये धोखाधड़ी करने के लिए अपराधी द्वारा बहुत सारे तरीकों को अपनाया जाता है। आइए इन सभी तरीकों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, झूठा आरोप। कॉल करने वाले झूठा दावा करते हैं कि पीड़ित ने वित्तीय धोखाधड़ी, ड्रग तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे महत्वपूर्ण अपराध किए हैं। नंबर 2, गिरफ्तारी की धमकी। अगर पीड़ित उनकी बात नहीं मानता है, तो जालसाज तत्काल गिरफ्तारी की धमकी देकर उसे तत्काल कार्रवाई के डर से भर देते हैं। नंबर 3, पैसे मांगना। आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपने कोई कानूनी अपराध किया है और इस गलती को सुधारने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। अगर उनके खातों में पैसे नहीं हैं, तो उनको लोन दिलवाया जाता है। कई बार उनके पास लोन लेने वाले एप्स नहीं होते हैं, तो उन एप्स को भी डाउनलोड कराया जाता है। कई बार 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। नंबर 4, बैंक खाते में गलत ट्रांजैक्शन का डर। आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग, NDPS का भय दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है। नंबर 5, दबाव बनाना। आपको बातों में फंसाकर और गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपसे जल्दी से जल्दी पैसे देने के लिए दबाव बनाया जाता है। नंबर 6, फर्जी पुलिस या सरकारी अधिकारी का कॉल। अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर व्यक्ति को बताता है कि उसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध जैसे टैक्स चोरी या डिजिटल धोखाधड़ी हुआ है और उसे तत्काल गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे। नंबर 7, फर्जी नोटिस। किसी व्यक्ति को ईमेल, SMS या फोन के माध्यम से फर्जी नोटिस भेजा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। इसके बाद अपराधी पैसे मांगते हैं या व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने का प्रयास करते हैं। नंबर 8, फर्जी वेबसाइट्स। एक नकली वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाई जाती है जो वास्तविक सरकारी या कानूनी साइट की तरह दिखती है। इसमें व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी या कानूनी परेशानी के बारे में झूठी जानकारी दी जाती है और उसे पैसे भेजने के लिए कहा जाता है। नंबर 9, पार्सल घोटाला। किसी कुरियर का नाम लेकर पीड़ित को सूचित किया जाता है कि इसमें गलत सामान आया है। कुरियर में ड्रग्स है, जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे। अवैध वस्तुओं वाले पार्सल को रोक लिया गया है और उन्हें अपराध में फंसाया गया है। नंबर 10, परिवार के सदस्यों का शामिल होना। घोटालेबाज दावा करते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य अपराध में शामिल है और उसे बचाने के लिए आपको तुरंत पैसा भेजना होगा। नंबर 11, आधार या फोन नंबर का दुरुपयोग। पीड़ित पर अपने आधार या फोन नंबर का अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं डिजिटल अरेस्ट से जुड़े कुछ मामले। ये कितना खतरनाक जाल है, उसे आंकड़ों से समझिए। बीते 10 साल में 65,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। अकेले 2023 में ही 30,000 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है।
भारत से लेकर विदेश तक लोग इस तरह ठगे जा रहे हैं। पहली घटना, ये हालिया घटना लखनऊ की है। ठाकुरगंज इलाके में रहने वाली एक युवती को साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट करके 1 लाख रुपए ठग लिए। साइबर जालसाजों ने मुंबई से ईरान भेजे जा रहे पार्सल में अवैध सामान मिलने का झांसा देकर पीड़िता को फंसाया गया था। दूसरे मामले में आगरा में शिक्षिका को ये कहकर डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है। ये सुनकर एक मां दहशत में आ गई और उसकी मौत हो गई। अक्टूबर 2024 देहरादून में डिजिटल अरेस्ट कर 43 लाख की ठगी की गई। कुरियर में कई प्रतिबंध दवा भेजने को लेकर ठगी हुई। सितंबर 2024 उज्जैन में रिटायर्ड अफसर को आया कॉल, फोन का डर दिखाकर 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। जुलाई 2024 नोएडा में पॉर्न वीडियो स्कैम में महिला डॉक्टर से 60 लाख की ठगी, 20 घंटे किया डिजिटल अरेस्ट। 1 मार्च 2024 साइबर ठगों ने नोएडा की महिला इंजीनियर को किया 7 घंटे डिजिटल अरेस्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जालसाज कैसे कैसे तरीकों से लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके ठग रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानकारी लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट से हम कैसे बच सकते हैं। साइबर स्कैम करने वाले किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। इससे बचने के लिए अपना और अपने डेटा की सेफ्टी का ध्यान रखें। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आप साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, धमकी की पहचान। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी सरकारी जांच एजेंसी या पुलिस आपको कॉल या वीडियो कॉल पर कभी भी धमकी नहीं देती है। नंबर 2, अनचाहे कॉल से सावधान। अज्ञात नंबरों से आने वाले कॉल का जवाब देने से बचें, खासकर उन नंबरों से जो सरकारी एजेंसियों से होने का दावा करते हैं। जांच एजेंसी और पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हैं, इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल या वीडियो कॉल आता है तो सतर्क हो जाएं। नंबर 3, फोन पर पैसा मांगना। हमेशा याद रखें, कोई भी सरकारी अधिकारी आपको फोन पर पैसे देने के लिए कभी भी नहीं कहेगा। नंबर 4, जानकारी सत्यापित करें। अगर आपको कानून प्रवर्तन अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से कॉल आती है तो आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सीधे एजेंसी से संपर्क करके उनकी पहचान सत्यापित करें। नंबर 5, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। फोन या ऑनलाइन किसी के साथ बैंक खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी साझा न करें। नंबर 6, हमेशा शांत रहें। घोटालेबाज डर और घबराहट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दबाव या धमकी महसूस करते हैं तो तुरंत कॉल समाप्त करें और इस तरह के डराने व धमकी देने वाले कॉल की सूचना तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को दें। नंबर 7, खुद को शिक्षित करें। नवीनतम घोटालों के बारे में जानकारी रखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जानकारी साझा करें। इस नॉलेज चैंपियन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में जरूर शेयर करें। नंबर 8, घोटाले की रिपोर्ट। अगर आपको ऐसा कोई संदेश या कॉल आता है या अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का शिकार हुए हैं तो तुरंत स्थानीय पुलिस और साइबर अपराध अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। नंबर 9, अनजान लिंक से सावधान। किसी भी अनजान सोर्स से आए हुए किसी भी लिंक पर कभी भी क्लिक न करें। नंबर 10, मजबूत पासवर्ड। पर्सनल डेटा और किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर मजबूत पासवर्ड लगाकर रखें। नंबर 11, गलत ऐप से सावधान। कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें, किसी भी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कुछ इंस्टॉल ना करें और अपने डिवाइस को अपडेटेड रखें। अपने सभी ऐप्स को अपडेट रखें। नंबर 12, जागरूक रहें। साइबर अपराधों के बारे में जागरूक रहें और अपने दोस्तों और परिवार को भी इसके बारे में बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर आपके साथ डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हो जाता है तो इसकी शिकायत कहां करें। एक बात का ध्यान रखें कि पुलिस या कोई एजेंसी आपको कभी कॉल या धमकी नहीं देते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस लीगल प्रोसेस के साथ कार्रवाई करती है। अगर आपको भी इस तरह की डराने धमकाने वाले की कॉल आती है तो आप बिना डरे लोकल पुलिस स्टेशन जाएं और उसकी कंप्लेंट करें। इसके अलावा 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे मामलों के लिए आप www.cybercrime.gov.in पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @cyberdoist के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से जानते हैं स्टेप बाय स्टेप वो सभी महत्वपूर्ण बातें जिनसे लोगों को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में फंसाया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है। नंबर 2, किसी केस में फंसने या परिजन के पकड़े जाने का हवाला दिया जाता है। नंबर 3, धमकी देकर लोगों को कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
नंबर 4, पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है। नंबर 5, वीडियो कॉल करने वाले शख्स का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखता है। नंबर 6, पुलिस केस और गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। तो दोस्तों, ये सभी स्टेप्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। इन्हीं स्टेप्स से अपराधी लोगों को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में फंसाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि पुलिस क्या कार्यवाही नहीं करती है, जिससे आपको और भी अच्छे से डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड की जानकारी हो जाए। नंबर 1, पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है। नंबर 2, पुलिस व्हाट्सएप पर FIR की कॉपी नहीं भेजती है। नंबर 3, पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती है। नंबर 4, पुलिस तुरंत पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराती नहीं है। नंबर 5, पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से रोकती नहीं है। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आप किसी भी डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में ना फंस पाए। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट की जानकारी लेने का एक तरीका और भी है, चलिए इसे जानते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट एजेंसी लोगों को डिजिटल अरेस्ट की जानकारी देने के लिए विज्ञापन देकर अवेयरनेस फैलाती रहती है। आप जब भी कहीं भी डिजिटल अरेस्ट का विज्ञापन देखें तो उसको पूरा जरूर पढ़ें। इससे आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या डिजिटल अरेस्ट में कोई सजा का प्रावधान है। इस मामले में बहुत तरह की सजा हो सकती है। गलत डॉक्यूमेंट बनाने, लोगों से ठगी करने, सरकारी एजेंसी को गुमराह करने की सजा हो सकती है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसकी सजा, IT एक्ट के तहत सजा, ट्राई के कानून के तहत गलत सिम कार्ड लेने की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर इसी तरह की और भी जानकारी आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं दोबारा अपनी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।